वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 30 जून 2025 और 30 जून 2025 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी को धर्म चक्रवर्ती की उपाधि से किया गया सम्मानित। भारत में वैश्विक आलू अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जाएगा और जुलाई 2025 में ब्राजील में आयोजित होगा ब्रिक्स सम्मेलन। तो इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज़ के साथ। डेली आपको सुबह 7:15 पर ये लाइव क्लास आपको मिलती है। तो करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। और कल तो संडे था, कल संडे के दिन आपको वीकली करंट अफेयर्स की क्लास मिली थी और इसका टेस्ट आज आपको ऐप के अंदर मिल जाएगा। तो अच्छे तरीके से पढ़ो, मेहनत करो। तो सभी साथी एक बार करते हैं सेशन को लाइक से। सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो सबसे पहले हम करेंगे जो शनिवार के दिन हमने करंट पढ़ा उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। नाटो के 76वें शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? हेग, नीदरलैंड में। किस राज्य में भारत का पहला तितली अभयारण्य स्थापित किया गया? अरलम वन, केरल के अंदर। 25 जून 2025 को केंद्रीय विद्युत मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किस राज्य में पहले न्यूक्लियर पावर प्लांट की स्थापना की घोषणा की? बिहार के अंदर। भारतीय किसान उर्वरक सहकारी संस्था ने किस देश के अंदर अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय नैनो उर्वरक निर्माण संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की? ब्राजील में। भारत 2029 में विश्व पुलिस और अग्निशमन खेलों की मेजबानी करेगा। इसका आयोजन किन शहरों में किया जाएगा? अहमदाबाद, गांधीनगर, एकता नगर। ब्रांड फाइनेंस इंडिया शो रिपोर्ट 2025 के अनुसार टाटा सुमो ने कितनी ब्रांड वैल्यू के साथ नया इतिहास रचा? 31.6 अरब डॉलर। और भारतीय क्रिकेटर रिंकू सिंह को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस पद पर नियुक्त किया गया? जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी। तो ये थे कल के परसों के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर लिया। ये अपनी प्रताप क्लासेज ऐप में वार्षिक करंट अफेयर्स 2025 की टेस्ट सीरीज है, मात्र 50 रुपये में। इसमें आपको डेली क्लास का टेस्ट मिल जाता है, डेली PDF मिलती है। और कल आपको जैसे संडे के दिन वीकली क्लास मिली थी उसका टेस्ट आपको वीकली आज इसके अंदर मिल जाएगा। और मंथली टेस्ट भी आपको यूट्यूब पर मंथली क्लास मिलेगी और मंथली टेस्ट भी आपको मिल जाएगा। तो अच्छे तरीके से पढ़ो और ये टेस्ट सीरीज जरूर ले लेना, क्योंकि इसमें डेली, वीकली, मंथली पूरा जैसे 2025 का पूरा एक साल का करंट आपको इसके अंदर मिलेगा। तो ये ज्वाइन कर लेना प्रताप क्लासेस का ऐप है डाउनलोड करके। तो करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। 30 जून 2025 पहला क्वेश्चन आपके सामने। धर्म चक्रवर्ती की उपाधि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस धर्म गुरु के शताब्दी समारोह में प्रदान की गई है? ये देखो आपके सामने तस्वीर में मोदी जी को फिर से अवार्ड, ये सम्मान मिल चुका है। तो धर्म चक्रवर्ती की उपाधि मिली है किसको? प्रधानमंत्री मोदी जी को। तो इनको किस अवसर पर ये जो है उपाधि इनको प्रदान की गई? उत्तर होगा आचार्य श्री 108 विद्यानंद जी महाराज की शताब्दी समारोह के अंदर उनको धर्म चक्रवर्ती की उपाधि से सम्मानित किया गया है। किसमें? आचार्य श्री 108 विद्यानंद जी महाराज की अभी शताब्दी समारोह आया हुआ है, वहां पर मोदी जी को धर्म चक्रवर्ती की उपाधि से सम्मानित किया गया है। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। देखो डिटेल। सम्मान, प्रधानमंत्री मोदी को धर्म चक्रवर्ती की उपाधि से सम्मानित किया गया। अवसर, यह सम्मान जैन संत आचार्य श्री 108 विद्यानंद जी महाराज के शताब्दी समारोह के अवसर पर उनको ये जो है उपाधि दी गई है। इसके अलावा धर्म संप्रदाय, आचार्य श्री 108 विद्यानंद जी महाराज दिगंबर जैन संप्रदाय से संबंधित है, तो दिगंबर जैन संप्रदाय से ये संबंधित है। इसके अलावा मोदी जी ने कहा कि भारत दुनिया की सबसे प्राचीन जीवंत सभ्यता है और हमारा देश हजारों वर्षों से अमर है, क्योंकि इसके विचार और दर्शन अमर है। ये बात कही थी मोदी जी ने जब उनको ये उपाधि मिली थी। प्रधानमंत्री मोदी को धर्म चक्रवर्ती की उपाधि से सम्मानित किया गया। इतना आपको अच्छे तरीके से पढ़ लेना बस। इस राज्य को राष्ट्रीय उद्यानों और संरक्षित क्षेत्रों के प्रबंधन प्रभावशीलता के मूल्यांकन में 2020 से 25 चक्र में भारत का सर्वोत्तम प्रदर्शन करने वाला राज्य घोषित किया गया है। प्रश्न को पूरा पढ़ो। किस राज्य को राष्ट्रीय उद्यानों और संरक्षित क्षेत्रों के प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन यानी कि MEE 2020 से 25 के चक्र में भारत का सर्वोत्तम प्रदर्शन किया है और वो ऐसा करने वाला राज्य बना है केरल। कौन सा राज्य बन चुका है? केरल राज्य बन चुका है। देखो, राज्य
केरल को राष्ट्रीय उद्यानों और संरक्षित क्षेत्रों के प्रबंधन में भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य घोषित किया गया। इनकी जो राष्ट्रीय उद्यान है और उनका जो संरक्षित क्षेत्र है उसके प्रबंधन में भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य केरल बना है। यह आंकलन 2020 से 25 के चक्र में अंतर्गत किया गया। प्राधिकरण मूल्यांकन केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा किया गया है। ये जो मूल्यांकन है वो किसने किया? केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। कौन है वर्तमान में? भूपेंद्र यादव। स्कोर कितना रहा केरल का? 76.22% का स्कोर प्राप्त हुआ है केरल को। किस श्रेणी में? और केरल को बहुत ही अच्छी रेटिंग दी गई है। इसके अलावा सर्वश्रेष्ठ केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो चंडीगढ़ रहा है 85.16% के साथ, और निम्नतम जो निम्न रहा है वो है लद्दाख, 34.9% रेटिंग इसकी कमजोर रही है। यानी कि राज्य की बात करें तो केरल आएगा, सर्वश्रेष्ठ केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो चंडीगढ़ आएगा, और सबसे नीचे कौन है? लद्दाख है, सबसे कमजोर रेटिंग दी गई है। ये अच्छे तरीके से इसको पढ़ लेना। भारत में वैश्विक आलू अनुसंधान केंद्र किस शहर में स्थापित किया जाएगा? भारत में वैश्विक आलू अनुसंधान केंद्र है वो किस शहर में स्थापित किया जाएगा? आगरा केंद्र। ऑप्शन नंबर सी, कहां पर स्थापित किया जाएगा? आगरा केंद्र। और ये देखो आपके सामने आलू आपको दिखाई दे रहे होंगे, आलू वैश्विक अनुसंधान केंद्र कहां पर है? आगरा में। तो स्थापना की मंजूरी भारत सरकार ने आगरा जिले के सिंगना में इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना को मंजूरी दी है। इंटरनेशनल पोटैटो यानी कि अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र, तो इसमें दक्षिण एशिया जो क्षेत्रीय केंद्र है उसकी स्थापना को मंजूरी दी। स्थान यह केंद्र उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के सिंगना क्षेत्र में स्थापित होगा। इनसे जो संबंध संस्था है वो कौन सी है? यह केंद्र पेरू स्थित इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर का क्षेत्रीय अंग रहेगा। यानी कि सबसे बड़ा जो अनुसंधान केंद्र है वो विश्व में देखें तो पेरू के अंदर है, उसी के अकॉर्डिंग अपने भारत के अंदर आगरा केंद्र ये स्थापित होगा। और CIP विश्व स्तर पर आलू और शकरकंद अनुसंधान में अग्रणी संस्था है। यानी कि इंटरनेशनल जो पोटैटो सेंटर है ना वो विश्व स्तर पर आलू और शकरकंद के अनुसंधान में अग्रणी ये संस्था है, ये जो पेरू वाली है। भारत की स्थिति, भारत विश्व में दूसरा सबसे बड़ा आलू उत्पादक और उपभोक्ता देश है। वर्तमान में भारत है वो विश्व के अंदर दूसरा सबसे बड़ा आलू उत्पादक और उपभोक्ता देश है। आलू है वो भारत में चावल और गेहूं के बाद तीसरा सबसे अधिक उपलब्ध खाद्य उत्पाद है। यानी कि सबसे पहले चावल है, उसके बाद में गेहूं का स्थान आता है, फिर तीसरे नंबर पे आलू का स्थान आता है। तो कहां पर यह अनुसंधान बनेगा? अपने आगरा के अंदर। 2024 केरल साहित्य अकादमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ उपन्यास का पुरस्कार किस लेखक को उनकी कृति आणों के लिए मिला है? ये देखो अलग अलग राज्य होते हैं उनमें अलग अलग साहित्य पुरस्कार मिलते हैं। अभी ताज़ा ये क्वेश्चन बन रहा है केरल का। तो 2024 केरल साहित्य अकादमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ जो उपन्यास है तो ये कौन सा? आणों। तो किसका ये उपन्यास है? GR इंदु गोपन का। ऑप्शन नंबर सी किसका है? GR इंदु गोपन का ये उपन्यास है आणों। इसको क्या है 2024 में केरल साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलने की घोषणा हुई है। अब देखो ज़्यादा वैसे मुख्य मैं लेकर आया हूँ, बस वो उतने याद रखने हैं। 2024 केरल साहित्य अकादमी पुरस्कारों की आधिकारिक घोषणा। अब देखो सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है GR इंदु गोपन का, कौन सा? आणों, इनके लिए मिला। सर्वश्रेष्ठ कविता किसकी है? वो है अनीता थम्पी की। कौन सी? मोरिंगा वाजा करियप्पू, ये है इनकी कविता के अंदर दिया गया अनीता थम्पू को। लघु कहानी में किसको मिला? V सिनीनाल को मिला है। किसमें? इनकी कहानी है लघु कहानी गारीसप्पा अरूबी अथवा ओरू जल यात्रा के लिए लघु कहानी में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। और निबंध के क्षेत्र में देखें तो निबंध में M स्वराज को मिला है पुक्लुडे पुस्तकम में निबंध है इनका M स्वराज का, जो इनको 2024 का केरल साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। अब देखो उपन्यास में अलग है, कविता में अलग है, लघु कहानी अलग है, निबंध में अलग है। तो इसको ये मुख्य हैं, बस आपको इतने ही याद करने हैं बढ़िया तरीके से। उज्बेकिस्तान चेस कप मास्टर्स 2025 की जीत के साथ प्रज्ञानंदा ने किस भारतीय ग्रैंड मास्टर को लाइव रैंकिंग में पीछे छोड़ दिया है? अभी ताज़ा ये देखो उज्बेकिस्तान कप मास्टर्स 2025 का खिताब जीता है प्रज्ञानंदा ने।
तो इन्होंने लाइव रेंटिंग होती है इनकी, तो इन्होंने किसको पीछे छोड़ दिया, डी गुकेश को। किसको पीछे छोड़ा है, डी गुकेश को पीछे छोड़ा है। देखो खिलाड़ी का नाम आर प्रज्ञानंदा भारतीय ग्रैंड मास्टर है, आर प्रज्ञानंदा भारतीय ग्रैंड मास्टर है। प्रतियोगिता का नाम उज्बेकिस्तान चेस कप मास्टर्स 2025। कहाँ पर हुआ इसका आयोजन, ताशकंद उज्बेकिस्तान में इसका आयोजन हुआ। और ये आर प्रज्ञानंदा ने उज्बेकिस्तान चेस कप मास्टर 2025 का खिताब जीत लिया है। इतना याद रखना। वर्ष 2025 में तीसरी बड़ी जीत है इनकी। वर्ष 2025 में देखो तीसरी सबसे बड़ी जीत है, इस तीसरी क्लासिकल शतरंज प्रतियोगिता में इन्होंने जीत हासिल की। अब इस जीत के बाद उनकी लाइव रैंकिंग देखें तो 2778.3 हो चुकी है। कितनी, 2778.3 हो चुकी है। और वे विश्व के अंदर चौथे स्थान पर पहुंच चुके हैं, विश्व में चौथे स्थान पर पहुंच चुके हैं। और अपने भारतीय खिलाड़ी डी गुकेश को लाइव रैंकिंग में पीछे छोड़कर उज्बेकिस्तान कप मास्टर्स 2025 का खिताब जीत लिया है। किसने, आर प्रज्ञानंदा ने। जुलाई 2025 में ब्राजील में होने वाले ब्रिक्स सम्मेलन में किस देश के राष्ट्रपति शामिल नहीं होंगे। ये लीजिए भी अभी ताज़ा सम्मेलन होने वाला है। और ये सम्मेलन होगा अभी ताज़ा 6 और 7 जुलाई को, 6 और 7 जुलाई को ब्रिक्स सम्मेलन होगा। कहाँ पर है, ब्राजील के अंदर। इसके अंदर जो चीन के राष्ट्रपति हैं वो अब की बार भाग नहीं लेंगे। ये देखो आपके सामने चीन के राष्ट्रपति हैं, वो अब की बार इसके अंदर भाग नहीं लेंगे, क्योंकि लगातार पिछले 12 वर्षों से वो लगातार इसके अंदर भाग ले रहे हैं, लेकिन अब की बार वो इसके अंदर भाग नहीं लेंगे। देखो ब्रिक्स सम्मेलन 2025, यह सम्मेलन जुलाई 2025 में ब्राजील में आयोजित किया जाएगा। 6 और 7 जुलाई को होगा 2025 को 17वां ब्रिक्स सम्मेलन। अब ध्यान रखना 6 और 7 जुलाई को होगा ये 2025 को 17वां ब्रिक्स सम्मेलन होगा, ये 17वां। शी जिनपिंग की गैर मौजूदगी, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग इस ब्रिक्स सम्मेलन के अंदर शामिल नहीं होंगे। चीन के राष्ट्रपति का नाम याद रखना, शी जिनपिंग, जो अब की बार इस ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल नहीं होंगे। और ये पहली बार है कि पिछले 12 वर्षों में जब शी जिनपिंग ब्रिक्स समिट से दूर रहेंगे, यानी कि लगातार देखो सम्मेलन में भाग लेते आ रहे हैं, लेकिन अब 12 वर्ष हो गए, अब की बार ये भाग नहीं लेंगे। ब्रिक्स के अंदर आपको पता है टोटल 5 सदस्य देश हैं। मुख्य देश ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका, ये मुख्य देश हैं। और ब्रिक्स की स्थापना हुई थी 2009 के अंदर। अब की बार कहाँ पर होगा, ये ब्राजील के अंदर होगा। जब अब की बार ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा तब अपने अच्छे तरीके से इसकी पूरी चर्चा करेंगे, ताकि अपना एग्जाम के अंदर यहाँ पे प्रश्न गलत नहीं होगा। इसके अलावा अभी ताज़ा G7 शिखर सम्मेलन हुआ है कनाडा के अंदर, G7 शिखर सम्मेलन कनाडा के अंदर। और 6ठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन हुआ है थाईलैंड के अंदर। इसको भी अच्छे तरीके से याद कर लेना पॉइंट टू पॉइंट। आदि कर्मयोगी कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। आदि कर्मयोगी कार्यक्रम है वो किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया, जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा। याद रखना इसको अच्छे तरीके से। आदि कर्मयोगी कार्यक्रम शुरू किया है किसने, जनजातीय कार्य मंत्रालय ने। उत्तर ऑप्शन नंबर सी। देखो उद्घाटन संस्था, यह कार्यक्रम केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। कार्यक्रम का नाम आदि कर्मयोगी। उद्देश्य फील्ड स्तर के अधिकारियों को प्रशिक्षित व प्रेरित करना, ताकि वे जनजातीय कल्याण योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन कर सके। यानी कि जो फील्ड स्तर के जो अधिकारी हैं उनको प्रशिक्षित करना, उनको प्रेरित करना, ताकि वो जनजातीय जो कल्याण योजनाएं हैं उनको प्रभावी रूप से क्रियान्वयन कर सके। इसके अलावा ये एक राष्ट्रव्यापी डिजिटल प्रशिक्षण पहल है। और वर्तमान में याद रखना जो अपने जनजातीय कार्य मंत्रालय मंत्री कौन है, जुएल ओराम द्वारा इसका जो उद्घाटन किया गया, घोषणा की गई थी। जनजातीय कार्य मंत्री हैं जुएल ओराम द्वारा ये घोषणा की गई है कि आदि कर्मयोगी कार्यक्रम शुरू किया गया है। भारत के पूर्व G20 शेरपा अमिताभ कांत को कनाडा की किस अंतर्राष्ट्रीय निवेश कंपनी में सीनियर एडवाइजर नियुक्त किया गया है। ये देखो अभी ताज़ा मैंने क्वेश्चन बताया कि अभी भारत के जो पूर्व G20 शेरपा हैं इन्होंने इस्तीफा दे दिया है, इनका समय है पूरा हो चुका है। लगातार ये G20 शेरपा रहे थे, लेकिन अब इन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो अमिताभ कांत, अब इनको कनाडा की किस अंतर्राष्ट्रीय निवेश कंपनी में सीनियर एडवाइजर नियुक्त किया गया। तो कनाडा की कंपनी है फेयरफैक्स फाइनेंशियल होल्डिंग्स लिमिटेड, ये कंपनी है जिसमें इनको सीनियर एडवाइजर नियुक्त किया गया। तो कनाडा स्थित निवेश कंपनी फेयरफैक्स फाइनेंशियल होल्डिंग्स लिमिटेड ने भारत के पूर्व G20 शेरपा और नीति आयोग के पूर्व CEO अमिताभ कांत को सीनियर एडवाइजर यानी कि वरिष्ठ सलाहकार इनको नियुक्त किया गया। इस प्रकार के प्रश्न आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे।
वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया है G20 के पूर्व G20 शेरपा अमिताभ कांत को। ये भारत के G20 शेरपा रहे थे 2022 से 25 तक और नीति आयोग के सीईओ रहे थे 2016 से लेकर 2022 तक। पहले ये नीति आयोग के सीईओ बने थे, उसके बाद में G20 शेरपा बने थे। भारत की पहली समुद्री क्षेत्र केंद्रित गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी सागरमाला फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड का उद्घाटन किस केंद्रीय मंत्री ने किया है? छोड़ना नहीं है, सब क्वेश्चन आपको बढ़िया तरीके से पढ़ने ही पढ़ने हैं। तो भारत की पहली समुद्री क्षेत्र केंद्रित गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी सागरमाला फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड का उद्घाटन किसने किया? सर्बानंद सोनोवाल ने। ऑप्शन नंबर सी किसने किया है? ये देखो आपके सामने तस्वीर में सर्बानंद सोनोवाल। अब जितने भी केंद्रीय मंत्री मैं आपको बताता हूँ उनको अच्छे तरीके से पढ़ा करो, लगभग क्वेश्चन के अंदर आपको उसका उत्तर मिल जाएगा। तो उद्घाटन करता कौन है? केंद्रीय पोत परिवहन जल मार्ग मंत्री हैं आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने इसका उद्घाटन किया। संस्था का नाम सागरमाला फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड और ये भारत की पहली समुद्री क्षेत्र पर केंद्रित गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी है। ये क्या है? भारत की पहली समुद्री क्षेत्र पर केंद्रित गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी है जिसका उद्घाटन सर्बानंद सोनोवाल ने किया। उद्देश्य पोर्ट्स, शिपिंग, समुद्री अवसंरचना, MSME, स्टार्टअप्स और ब्लू इकोनॉमिक प्रोजेक्ट को वित्तीय सहायता प्रदान करना। और यह पहल मैरीटाइम अमृतकाल विजन 2047 और विकसित भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। वो भी आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है। अब देखो आपके सामने वन लाइनर करंट है। पहला प्रश्न है, कामाख्या मंदिर गुवाहाटी असम केंद्र है जहां पर प्रतिवर्ष आयोजित होने वाला अंबुबाची मेला इस वर्ष 22 जून से 25 जून 2025 तक मनाया गया है। गजब का प्रश्न है भी, और जीके में भी आपसे ये प्रश्न बन सकता है। सीधा ये आएगा कि अंबुबाची मेला कहाँ पर लगता है? तो ये गुवाहाटी असम के अंदर लगता है कामाख्या मंदिर में। तो अब की बार ये 22 से लेकर 25 जून 2025 तक मनाया गया। नंबर 2, पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता में परियोजना हाथी की 21वीं संचालन समिति बैठक है वो देहरादून के अंदर आयोजित की गई। इनकी हाथी परियोजना है उसकी 21वीं संचालक समिति बैठक हुई है वो देहरादून के अंदर आयोजित की गई। किसकी अध्यक्षता में? पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र जी यादव की अध्यक्षता में। ये दोनों के दोनों अच्छे तरीके से पढ़ लेना। और ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना, कोई लिंक, कोई नोटिफिकेशन सब आपको टेलीग्राम पे सूचना मिलती है। प्रताप क्लासेस के नाम से ज्वाइन कर सकते हो। इसमें आपको क्विज मिलती है, कोई करंट का आ गया, अखबार में कटिंग आती है, सब कुछ आपको इसमें मिलता है टेलीग्राम पे। पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था? मिजोरम और गोवा के बाद कौन सा राज्य भारत का तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य बना है? वो बन चुका है त्रिपुरा। कौन सा बन चुका है? त्रिपुरा। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े गजब के जवाब दिए, उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 के अंदर भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया? 116, 115, 110, 120। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये थी आज की अपनी क्लास। 100 जवाब देना, और सबसे टॉप पर कौन सा देश है वो भी मुझे बता देना है। तो ये थी आज की अपनी क्लास अच्छे तरीके से 30 जून 2025 की। और ये बुक बाकी अपनी बाजार के अंदर उपलब्ध है। और ये राजस्थान पुलिस की टेस्ट सीरीज करंट की अलग से चल रही है, 15 प्रैक्टिस सेट अलग से चल रही है, और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी ड्राइवर वाहन चालक की भारत राजस्थान की टेस्ट सीरीज चल रही है। तो अच्छे तरीके से पढ़ो, मेहनत करो, लगातार आपको करंट की क्लास मिलती रहेगी। और बहुत जल्द ही आपके लिए 4th ग्रेड के लिए क्लासें स्टार्ट होने वाली है यूट्यूब पर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।